अमेरिकी दौरे पर गए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने चीन को लेकर एक बड़ा बयान दिया है, जिस पर भारत में सियासत गर्मा गई है। राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी ने भी जोरदार पलटवार किया, क्योंकि अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी में एक इंटरव्यू के दौरान राहुल गांधी ने दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन को सही तरीके से हैंडल नहीं कर पा रहे। We've got Chinese troops occupying land the size of Delhi in Ladakh. I think that's a disaster. Media doesn't like to write about it. How would America react if, a neighbor occupied 4,000 square kilometers of your territory? Would any president be able to get away with saying that he's handled that well? So I don't think Mr. Modi's handled China well at all. I think there's no reason Chinese troops should be sitting in our territory. राहुल के इस बयान पर विवाद तो होना ही था। गृह मंत्री अमित शाह ने उनके बयान पर पलटवार किया। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर करते हुए लिखा कि देश विरोधी बातें करना और देश को तोड़ने वाली ताकतों के साथ खड़े होना राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी की आदत से बन गई है। चाहे जम्मू कश्मीर में जेकेएनसी के देश विरोधी और आरक्षण विरोधी एजेंडे का समर्थन करना हो या फिर विदेशी मंच पर भारत विरोधी बातें करनी हो, राहुल गांधी ने देश की सुरक्षा और भावना को हमेशा आहत किया है। भाषा से भाषा, क्षेत्र से क्षेत्र और धर्म से धर्म में भेदभाव लाने की बात करना राहुल गांधी की विभाजनकारी सोच को दर्शाता है। ये कोई पहली बार नहीं है जब राहुल गांधी ने चीन को लेकर इस तरह का बयान दिया हो। इससे पहले भी वो कई बार दावा कर चुके हैं कि चीनी सैनिकों ने भारत की जमीन पर कब्जा कर रखा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के अमेरिकी दौरे के दौरान आरक्षण पर दिए गए बयान ने भारत में राजनीतिक गर्मी को बढ़ा दिया है। अमेरिका में मोदी सरकार और आरएसएस पर हमला करते राहुल गांधी ने आरक्षण पर कुछ ऐसा कह दिया जिस पर अब विवाद खड़ा हो गया। दरअसल अमेरिका के जॉर्जिया टाउन यूनिवर्सिटी में एक कार्यक्रम के दौरान राहुल गांधी से पूछा गया कि भारत में आरक्षण कब तक जारी रहेगा। इस पर राहुल ने जो जवाब दिया उस पर सियासी बखेड़ा खड़ा हो गया। We will think of scrapping reservations when India is a fair place, and India is not a fair place. राहुल के आरक्षण पर दिए गए इस बयान पर गृह मंत्री अमित शाह ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि राहुल गांधी ने देश से आरक्षण को समाप्त करने की बात कहकर कांग्रेस का आरक्षण विरोधी चेहरा एक बार फिर से देश के सामने लाने का काम किया है। मन में पड़े विचार और सोच किसी न किसी माध्यम से बाहर आ ही जाते हैं। मैं राहुल गांधी को बताना चाहता हूँ कि जब तक बीजेपी है आरक्षण को कोई भी छू नहीं सकता और देश की एकता के साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता। बीजेपी के आरोपों पर कांग्रेस ने भी जवाब दिया। कांग्रेस ने बीजेपी को दलितों और पिछड़ों के खिलाफ बताया। दलितों के खिलाफ इनकी मानसिकता पूरे देश ने देखी है पिछले 10 साल में। हम तो बार बार कह रहे हैं कि जाति जनगणना होनी चाहिए और 50% की जो सील है आरक्षण पर वो भी खत्म होनी चाहिए। भले ही कांग्रेस और खुद राहुल गांधी अपने बयान पर सफाई देते रहे, लेकिन बीजेपी इसे मुद्दा बनाते हुए राहुल गांधी को घेरने में जुट गई। अमेरिकी दौरे के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अमेरिकी सांसदों के एक प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात की। इस मुलाकात की कुछ तस्वीरें अब सोशल मीडिया पर वायरल हो गई हैं, जिस पर विवाद खड़ा हुआ है, क्योंकि इन तस्वीरों में राहुल गांधी के साथ भारत विरोधी इल्हान उमर भी नजर आई। ये वही इल्हान उमर है जो अक्सर भारत के खिलाफ बयान देती है। इस मुलाकात के बाद बीजेपी ने राहुल गांधी को निशाने पर ले लिया। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने तो राहुल की सदस्यता खत्म करने की मांग कर दी। इल्हान उमर हो या सलमान उमर हो, ये उन्हीं ताकतों से मिलते हैं जो भारत विरोधी है। जो ये अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं उसमें जितने लोग बैठे थे उसमें कई लोग थे जो भारत विरोधी थे और यही इनका टूल किट है। अब समय आ गया है कि राहुल गांधी की सदस्यता को खत्म कर देनी चाहिए। बीजेपी के बयान का कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने जवाब दिया। हिम्मत है, वो कांग्रेस वुमन है। कई सांसदों से प्रधानमंत्री राहुल गांधी जी मिले वहां, उनमें से एक वो भी थी। आपत्ति है तो लिखिए ना अमेरिका को, बुलाइए अमेरिका के राजदूत को, चलिए देखते हैं हम। अमेरिका में दिए गए अपने बयानों को लेकर राहुल गांधी पहले ही विरोधियों के निशाने पर थे। अब भारत विरोधी सांसद से मुलाकात कर वो फिर से घिर गए। क्या असम के कुछ जिलों में हिंदू परिवारों पर अत्याचार हो रहा है? ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि कई हिंदू परिवार अपना घर-बार छोड़कर दूसरी जगह पर जाने के लिए मजबूर हैं और ये आरोप खुद प्रदेश के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा भी लगा चुके हैं। जिसकी हकीकत जानने के लिए जी न्यूज की टीम असम के नगांव पहुंची। वहां जो रिपोर्ट सामने आई वो चौंकाने वाली थी। 2011 के सेंसस रिपोर्ट के मुताबिक
नगांव में 56.20% मुस्लिम आबादी थी, जबकि 42.33% हिंदू रहते थे। यानी नगांव असम के उन जिलों में से एक है जहां हिंदू अल्पसंख्यक हो चुका है। बताया गया कि हिंदुओं के लिए यहां रहना मुश्किल हो चुका है। खेत, जमीन, घरों को बचाना मुश्किल हो गया है। आरोप है कि मुसलमान हर रोज घरों में आकर अत्याचार कर रहे हैं और लूटपाट कर रहे हैं। हालात ये है कि लोग अपने घरों को बेचकर कहीं और जाने पर मजबूर हो गए हैं। ओस्लो का जनसंख्या एक आदमी का 10 चिल्ड्रन है, ऐसा है एक आदमी का। वो दिन दिन पर ज़्यादा जनसंख्या हो गया, बाहर से लोग आ गया, ये हिसाब नहीं है। प्रदेश के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा खुद इस बात पर चिंता जता चुके हैं कि साजिश के तहत हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है और यही वजह रही कि हाल ही में असम विधानसभा में बिल पास कराकर असमिया हिंदू संस्कृति के मुख्य पीठों को संरक्षित किया गया। सरकार की तरफ से इसे सीधे तौर पर मुस्लिम एग्रेशन कहा जा रहा है। वही मुस्लिम पक्ष की तरफ से दावा किया जा रहा है कि सरकार की तरफ से जातिवादी राजनीति किया जा रहा है। इस बीच जस्टिस बिप्लब कुमार शर्मा की रिपोर्ट में से 52 सिफारिशों को सरकार ने मान लिया है, जिसमें मुख्यतः असमिया जाति की संस्कृति, जमीन का अधिकार और भाषा को अहमियत दिया गया है। सिर्फ नगांव ही नहीं बल्कि कई और जिलों में भी हिंदुओं की आबादी घटी है, जबकि मुसलमानों की आबादी में इजाफा हुआ है। वक्फ बोर्ड बिल के खिलाफ विपक्ष के साथ साथ तमाम मुस्लिम संगठन भी आवाज उठा रहे हैं, लेकिन अजमेर दरगाह से जुड़े सैयद सरवर चिश्ती ने इसके खिलाफ भड़काऊ बयान दिया है और मुस्लिम समुदाय पर ताना मारते हुए बेहद उकसाने वाले बयान भी दिए। उन्होंने कहा, अब जुल्म बर्दाश्त करने का समय नहीं है। देखो क्यों सो रहे हो मियां, रोड पे तो आना ही पड़ेगा। एक तो वैसे ही तुम लोगों ने बहुत देर कर दी है, बर्दाश्त कर करके जुल्म और ज्यादती सहते हुए। जालिम से बड़ा गुनाहगार वो है जो जुल्म बर्दाश्त करता है। अपने बयान में सैयद सरवर चिश्ती ने असदुद्दीन ओवैसी को मुस्लिमों का नेता चुनने की बात कही। इतना बेइज्जत होने के बाद भी आप में बेदारी नहीं आ रही है, बड़े अफसोस की और शर्म की बात है। अंजुमन के सचिव सैयद सरवर चिश्ती ने वक्फ बोर्ड संशोधन बिल को धार्मिक संपत्तियों की रक्षा करने के मौलिक अधिकारों के लिए गंभीर खतरा बताया। राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग ने मदरसों में शिक्षा की गुणवत्ता पर सवाल खड़े किए, जिसके बाद जी मीडिया में मदरसों की जमीनी हकीकत जानी। और हमारी टीम पहुंची मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के एक मदरसे में, जहां पहले छात्रों से कुछ सवाल किए गए, जिसमें कुछ छात्रों को ये भी पता नहीं था कि भारत और पाकिस्तान का बंटवारा कब हुआ। ये बताइए कि भारत और पाकिस्तान का बंटवारा किस वर्ष में हुआ था? ये नहीं है। ओके। और जब कक्षा 9 की छात्रा से 15 का पहाड़ा पूछा गया तो उसे याद ही नहीं था। 15 का पहाड़ा आता है आपको? नो सर, नहीं याद। इतना ही नहीं, कक्षा 1 के छात्र तो अपने नाम की स्पेलिंग तक पता नहीं थी। आपका क्या नाम है? शेख सलीम। ओके, कौन सी क्लास में पढ़ते हो? फर्स्ट। आपको अपने नाम की स्पेलिंग आती है? और अब बारी थी मदरसे के टीचर के IQ टेस्ट की। वहाँ के टीचर से संसद से जुड़ा एक सवाल किया गया, तो देखिए वो कैसे हड़बड़ा गए। राज्यसभा समिति, उसका सभापति कौन होता है? एग्जैक्ट तो नहीं बता सकता, लेकिन राज्यसभा का सभापति। तो वहीं एक मदरसे के एक सीनियर टीचर से सूर्य ग्रहण पर सवाल किया गया, तो सुनिए उन्होंने क्या जवाब दिया। सूर्य ग्रहण क्यों पड़ता है, क्यों लगता है? साइंस का स्टूडेंट नहीं हूँ। साइंस की कोई बात नहीं। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में गहने की दुकान में डकैती के आरोपी मंगेश यादव के एनकाउंटर के बाद से ही इस पर अब सियासत जारी है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार में हुए एनकाउंटर को लेकर फिर सवाल पूछे हैं। साथ ही उन्होंने प्रदेश में हो रहे एनकाउंटर को लेकर योगी सरकार पर हमला बोला। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर करते हुए लिखा कि बीजेपी राज में एनकाउंटर का एक पैटर्न सेट हो गया है। पहले किसी को उठाओ, फिर झूठी मुठभेड़ की कहानी बनाओ, फिर दुनिया को झूठी तस्वीरें दिखाओ, फिर हत्या के बाद परिवार वालों द्वारा सच बताए जाने पर तरह तरह के दबाव और प्रलोभन से उन्हें दबाओ। विपक्षी राजनीतिक दलों द्वारा भांडाफोड़ होने पर अपने दोयम दर्जे के नेताओं को आगे करके शीर्ष नेतृत्व को बचाओ। जन आक्रोश बढ़ने पर औपचारिक दिखावटी जांच कराकर मामला रफा दफा करवाओ। इतना ही नहीं, अखिलेश यादव ने फर्जी मुठभेड़ के कुछ आंकड़े भी साझा किए, जिसमें दावा किया गया कि मुठभेड़ में मारे गए 60% लोग पीडीए यानी पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक समुदाय के थे, जबकि मुठभेड़ के दौरान मारे गए 19% अन्य समुदाय के थे। वहीं एनकाउंटर में मारे गए 21% लोगों के आंकड़े उपलब्ध नहीं है। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी राज में एनकाउंटर का ये आंकड़ा गैर कानूनी हत्याओं की नाइंसाफी का भी आंकड़ा है और साथ ही पीडीए के विरुद्ध हुए अन्याय का भी।
उत्तर प्रदेश के भदोही से समाजवादी पार्टी के विधायक जाहिद बेग की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। सपा विधायक के घर से पुलिस और श्रम विभाग की टीम ने अब एक नाबालिग लड़की को मुक्त कराया है। आरोप है कि समाजवादी पार्टी के विधायक जाहिद बेग एक नाबालिग लड़की से घर का काम करा रहे थे। सूचना के बाद श्रम विभाग और पुलिस की टीम ने छापा मारकर नाबालिग को मुक्त कराया। विधायक के खिलाफ अलग अलग धाराओं में केस दर्ज किया गया। विधायक भदोही के घर पर जाया गया, जहां पर एक नाबालिग बालिका मिली है। आज भदोही इंस्पेक्टर द्वारा एक प्रार्थना पत्र दिया गया CW6 समझ कि उपरोक्त में भी विधिक कार्रवाई शेष है। इससे पहले सोमवार को विधायक जी के आवास पर कई साल से काम करने वाली नाबालिग लड़की का शव फंदे से लटका हुआ मिला। पुलिस इसी मामले में जांच पड़ताल करने विधायक के घर पहुंची थी तो एक और नाबालिग लड़की मिल गई। विधायक के घर से बरामद नाबालिग का मेडिकल करवाया गया है और बच्ची के परिवार वालों से भी पूछताछ की जा रही है। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने बिहार की सत्ता हासिल करने के लिए केजरीवाल वाला दांव चल दिया है। आभार यात्रा निकाल रहे तेजस्वी ने समस्तीपुर में बड़ा ऐलान किया और दिल्ली झारखंड की तरह बिहार में भी मुफ्त बिजली देने का वादा किया। तेजस्वी यादव ने कहा कि अगर हमारी सत्ता आती है तो 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली देंगे। हम लोग नया बिहार बनाना चाहते हैं, नई सोच के साथ बिहार के लोगों को आगे ले जाना चाहते हैं। तो अगर हम लोगों की सरकार बनेगी तो 200 यूनिट फ्री पे बिहार के लोगों को बिजली हम लोग उपलब्ध कराएंगे। वहीं दूसरी ओर जेडीयू ने तेजस्वी यादव पर निशाना साधा। हाड़ में हल्दी लगेगा बगैर नीतीश कुमार के संभव नहीं। यह तय हो चुका है कि हमने जब चाहा है तो आप सत्ता में रहे हैं और जब हमने मन बना लिया तो आपको सत्ता का मातम जो होता है वो मातम मनाने के लिए छोड़ दिया। दरअसल बिहार विधानसभा का चुनाव 2025 में होना है, जिसे लेकर तेजस्वी यादव बिहार भ्रमण पर हैं और अलग अलग इलाकों में जाकर जनता से संवाद कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने एक बड़ा बयान दिया है। भोपाल के बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में पहुंचे इंदर सिंह परमार ने दावा किया कि गलत तथ्यों के आधार पर दुनिया के सामने भारत की नकारात्मक छवि पेश की जा रही है। इसके साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि इतिहासकारों ने योजनाबद्ध तरीके से भारत की ताकतों को कमजोर किया। इंदर सिंह परमार ने कहा कि अमेरिका की खोज कोलंबस ने नहीं बल्कि हमारे पूर्वजों ने की थी। भारत का महानाविक वसुलून 8वीं शताब्दी में वहां जाता है और अमेरिका स्थित सोन डियागो में वहां कई मंदिर का निर्माण करता है। ये वहां के एक संग्रहालय में आज भी तथ्य लिखे हुए हैं। कार्यक्रम के मंत्री जी यही नहीं रुके, आगे उन्होंने कहा कि भारत को खोजने वाला वास्को डी गामा नहीं था बल्कि एक नाविक चंदन ने भारत की खोज की थी। वास्को डी गामा 1498 में भारत आया और आया कैसे? अफ्रीका के जंजीबार में हमारे देश का एक नाविक व्यापार करने वाला चंदन नाम का गुजरात का व्यापारी वहां के बंदरगाह पर था। वास्को डी गामा ने अपने दुभाषा के माध्यम से उनसे कहा मुझे भारत देखना है। उन्होंने कहा मैं कल जाने वाला हूं, मेरे पीछे पीछे जहाज डाल देना। इतना ही नहीं, इंदर सिंह परमार ने अकबर और सिकंदर को महान बताने पर भी ऐतराज जताया। उन्होंने कहा कि अकबर और सिकंदर दोनों लुटेरे थे। अकबर महान कैसे हो सकता है भारत के लोगों के लिए? इसी प्रकार से सिकंदर महान करके जो बोला गया, भारत के लिए सिकंदर लुटेरा होना चाहिए, क्योंकि वो भारत को लूटने आया था, भारत में पराजित हुआ है। रेसलर और कांग्रेस उम्मीदवार विनेश फोगाट ने हरियाणा की जुलाना विधानसभा सीट से आज नामांकन दाखिल किया। नामांकन करने से पहले विनेश फोगाट ने रोड शो भी किया, जिसमें लोगों की भारी भीड़ उमड़ी और लोगों ने उनके समर्थन में नारेबाजी करके उनका स्वागत किया। तो वहीं खुली गाड़ी में सवार विनेश ने कभी हाथ जोड़कर तो कभी हाथ हिलाकर लोगों को धन्यवाद दिया। विनेश फोगाट के रोड शो के दौरान कुछ लोग बुलडोजर पर भी खड़े दिखाई दिए, जो विनेश फोगाट पर फूलों की बारिश कर रहे थे। इस दौरान कांग्रेस के दिग्गज नेता भी उनके साथ मौजूद रहे और इनकी मौजूदगी में ही विनेश ने अपना पर्चा दाखिल किया। हम बस इतना सोच रहे हैं कि हमें मेहनत करनी है और जीतना है, और जीतने के बाद में फिर भाई साहब को हम वो जुलाना विधानसभा क्षेत्र की हम इनके हाथ में बागडोर दे देंगे।
वहीं बीजेपी ने विनेश के खिलाफ कैप्टन योगेश बैरागी को चुनावी अखाड़े में उतारा है। टिकट मिलते ही योगेश ने जुलाना में कमल खिलाने का दावा किया। मेरा काम रहेगा कि भारतीय जनता पार्टी को वहां से जिताना है, उसके लिए पुरजोर मेहनत करूंगा। विनेश ने सियासत में एंट्री तो जोरदार मार ली, लेकिन चुनावी अखाड़े में उनके धोबी पछाड़ दाव की परीक्षा अभी बाकी है। जम्मू कश्मीर विधानसभा का चुनाव और भी दिलचस्प हो गया है। बारामूला से निर्दलीय सांसद शेख राशिद इंजीनियर की रिहाई से कश्मीर के क्षेत्रीय दलों की नींद उड़ गई है। उमर और महबूबा ने इसे बीजेपी की नई प्रॉक्सी पार्टी कहा है। टेरर फंडिंग के आरोप में तिहाड़ जेल में बंद राशिद इंजीनियर जैसे ही बाहर निकले, महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला ने इसे सियासी बताया। जब इसी तरह इजाजत अरविंद केजरीवाल को दी गई थी, उस वक्त बीजेपी ने पूरे मुल्क में उसकी मुखालफत की। कहा कि ये क्या हो रहा है, आप किसी को इलेक्शन लड़ने के लिए जेल से कैसे छोड़ सकते हो, और मुल्क भर में उसके खिलाफ प्रचार हुआ। जब इंजीनियर रशीद को बिल्कुल इसी तरह सिर्फ इलेक्शन के लिए छोड़ दिया गया, तो इस चीज का इस्तिकबाल बीजेपी ने किया। तो कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला तो नजर ही आ रहा है। और इंजीनियर साहब न सिर्फ खुद जेल से इलेक्शन लड़े, बल्कि उनको कैंडिडेट ढूंढने की भी जरूरत नहीं पड़ती। एजेंसीज खुद उनके कैंडिडेटों का इंतखाब करके उनको मैदान में खड़ा करती है वोट काटने के लिए। तो इतना पैसा कहां से आता है? तो वही दूसरी ओर राशिद इंजीनियर ने उमर अब्दुल्ला पर बड़ा हमला बोला। My fight is much more bigger than what Umar Abdullah says. His fight is for the chair. My fight is for the people. 5.5 साल जो बंदा जेल में मर रहा हो, और वो 5.5 साल लंदन की गलियों में, गुलमर्ग की गलियों में और बिल्लियों की तरह बिल्लों में छुप कर बैठे थे, आज वोट के लिए बाहर आए हैं। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव से पहले पाकिस्तान की फिर से एक नापाक हरकत सामने आई है। पाकिस्तान ने बॉर्डर पर सीज फायर का उल्लंघन किया है, जिसका बीएसएफ के जवानों ने भी मुंह तोड़ जवाब दिया और पाकिस्तान की नापाक साजिश को नाकाम कर दिया। हालांकि इस दौरान बीएसएफ का एक जवान घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया। पाकिस्तान की तरफ से की गई नापाक हरकत का जगह लगातार बीएसएफ के जो जवान हैं उन्होंने यहां पर रिटेलिएशन किया है। आपको बता दें कि 11 सितंबर 2:35 पर हुआ ये फायरिंग जो है वो अनप्रोवोक फायरिंग पाकिस्तान की तरफ से की गई थी। इससे पहले आपको बता दें कि 3 बार पाकिस्तान की तरफ से पिछले 1 साल में यहां पर जो फायरिंग इंसिडेंट्स हैं वो सामने आए हैं। सीज फायर का वायलेशन पाकिस्तान की तरफ से किया गया है। जानकारी के मुताबिक सुबह करीब 2:30 बजे पाकिस्तान की ओर से जम्मू कश्मीर के अखनूर के कानाचक इलाके में फायरिंग की गई, जिसके बाद बीएसएफ के जवानों ने भी मोर्चा संभाला और पाकिस्तानी फायरिंग का करारा जवाब दिया। इस घटना के बाद पूरे इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई है और जवान बख्तरबंद गाड़ियों में चप्पे चप्पे पर निगरानी करते दिखाई दिए।